हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का जो हमारा 2023 के अंदर पेपर हुआ था, उसका हम कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2023 का पेपर हुआ था, उसका जो सिलेबस था वो रिवाइज सिलेबस था। मतलब जो भी उसमें से टॉपिक्स थे काफ़ी सारे रिमूव हो चुके थे, लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो भी पार्ट हमारी 11th और 12th की एनसीईआरटी से हट चुका है, वो सभी पार्ट जो हमारे पास एग्जाम में देखने को नहीं मिला था। इट मीन जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एचटेट पीजीटी के लिए, उनको बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड ही पढ़ना है। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सिलेबस को ही प्रॉपरली पढ़ना है और आउट ऑफ 60 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। डेफिनेटली अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाएंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, 11th-12th की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हैं, वन शॉट सेशन लगाने उसके अलावा जितने भी पीवाई की उसके वीडियो सोल्यूशन है वो डेफिनेटली आपने देखना है। चाहे वो टॉपिक सिलेबस से कट चुका है, बट प्रीवियस ईयर के वीडियो सोल्यूशन डेफिनेटली आप देख के जाओ। और एक अच्छी सी आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी है। क्या लगा लेनी है? टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, टेस्ट सीरीज की फीस होती है मेरी 4,999 रुपीज़, सॉरी 449 रुपीज़। तो इतने अफोर्डेबल फीस पे आपको कंप्लीट एचटेट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एचटेट के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बस इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो सॉल्यूशंस को, सो डैट हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्या हो सकें, साथ में रिवाइज। आइए डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बतानी है आपको इन टर्म्स ऑफ डेल नॉट और D6 हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, ये लोग 5D ऑर्बिटल्स हैं। अब जब हम इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रखते हैं तो ये दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं। एक होता है हमारे पास ईजी सेट, ईजी सेट में कौन से होते हैं? dx² - y² एंड dz²। और एक होता है हमारे पास T2G सेट, जिसमें होते हैं dxy, dyz एंड dzx। और बीच में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ जीरो एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। लाइन ऑफ जीरो एनर्जी बोल दो, या इसी को बोल दो बैरी सेंटर। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? D6। और D6 में भी कौन सी है? हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब स्टूडेंट्स कोई भी बैक पेयरिंग नहीं होगी। हाई स्पिन का मतलब क्या बोल रहा है वो? नो बैक पेयरिंग। तो हाई स्पिन का मतलब हो जाएगा बैक पेयरिंग हमने नहीं करवानी। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। ये लो कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दी। अब एनर्जी कितनी होती है? जो नीचे वाला होता है हमारे पास उसकी एनर्जी होती है -0.4 डेल नॉट। जो ऊपर वाला होता है हमारे पास उसकी एनर्जी होती है +0.6 डेल नॉट। क्यों होती है? आप सभी ने थ्योरी में पढ़ लिया होगा प्रॉपर वे में। अब CFSE कितनी आ जाएगी? देखो नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू -0.4 प्लस ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 0.6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आपको दिख रहा है -1.6 प्लस 1.2, तो आंसर आ जाएगा -0.4। तो आंसर तो उसने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए -0.4 या 0.4। नेक्स्ट देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोफाइल की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी पूछना है। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। तो ये किसके ऊपर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अटैक करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे
वहाँ पे रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब पहली एग्जांपल देखो, मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर आएगा, बेंजीन के ऊपर लगा देंगे OCH3, इसको मिथॉक्सीबेंजीन बोल सकते हैं। जो कॉमन नेम होता है इसका एनिसोल। उसके बाद आएगा क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आपको आएगा नाइट्रोबेंजीन। तो यही होता है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। अब स्टूडेंट्स आपको जहाँ पे GOC का नॉलेज होना चाहिए, GOC का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पता है जो बेंजीन के साथ ऑक्सीजन लगा है इस पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो ये लगाएगा हमारे पास +M, डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा कौन सा, +M। उसके बाद हमारे पास Cl है। Cl क्या होता है, हमेशा -I शो करता है, ऑल्दो यहाँ पे +M भी वर्क करता है, बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है, -I। NO2, जब भी कुछ इस टाइप का ग्रुप आ जाए जिसमें पाई बॉन्ड हो, ठीक है, रिंग के साथ क्या अटैच हो, पाई बॉन्ड इस टाइप का, तो वो हमेशा -M इफेक्ट लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जो डोनेटिंग ग्रुप है वो तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, और जिसमें स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी को कम करेगा, तो सेकंड फिर थर्ड। ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉलेज किसका होना चाहिए था, GOC का नॉलेज होना चाहिए था, प्लस कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए थी। और इस क्वेश्चन को हम रखेंगे इजी कैटेगरी में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट GOC का नॉलेज कंपलसरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कोहलराज रूल के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर रट जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार क्या कर रहा है, रिपीट। तो आपको क्या दिया है, NaCl के लिए कंडक्टेंस दिया है, देखिए यहाँ पे NaCl का डाटा दिया है आपको 126.4, फिर आपको डाटा दिया है HCl के लिए 425.9, फिर आपको डाटा दिया है NaAC के लिए जो कि है आपके पास 91.0। आपसे पूछा किसके लिए गया है, पूछा किसके लिए गया है, HAC के लिए, इसके लिए डाटा आपको पूछा गया है, सिंपल। तो आपको पहले 3 के लिए डाटा दिया गया है और लास्ट के लिए डाटा पूछा गया है। तो इसमें देखो, तो देखो आपने ना इन तीनों को इस तरह से अरेंज करना है, आपको इसके लिए डाटा मिल जाए। तो पहले तोड़ के लिख लिया करो सबको, Na+ और Cl- डाटा कितना दिया है, 126.4, फिर H+ और Cl- डाटा कितना दिया है, 425.9, उसके बाद Na+ CH3COO-, ठीक है, AC का मतलब होता है CH3CO-, इसके लिए डाटा दिया है 91.0। पूछा किसके लिए, पूछा है आपको H+ एंड CH3COO- के लिए। तो कुछ नहीं करना, जिस भी इक्वेशन में H+ और CH3CO- है उन दोनों को ऐड कर दो, किस में है, एक तो ये वाली इक्वेशन में और दूसरा ये वाली इक्वेशन में। तो 1 2 का सिंपली क्या कर दो, ऐड, सॉरी 1 2 नहीं है, इसको मैं अगर 1 मानता हूँ, इसको 2, इसको 3, तो आप 2 और 3 को क्या कर दो, ऐड, जिसमें H+ है एंड CH3COO- है, और 1 से क्या कर दो उसको माइनस। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ऐड कर लेते हैं, H+ + Cl- Na+ + CH3COO-, ऐड कर दिया 2 और 3 को, 1 को माइनस कर दो, Na+ Cl-, तो नेट इक्वेशन देखो क्या बन गई, Cl से Cl- कट गया, सॉरी Na+ से Na+ कट गया, तो यहाँ पे नेट इक्वेशन क्या बची, H+ + CH3COO-, जो कि हमारी रिक्वायर्ड आंसर थी। तो यही ऑपरेशन आप इन पे लगा दो, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 425.9 + 91 - 126.4। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन मॉडरेट था, क्योंकि मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन दी है, ठीक है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको दिख रहा होगा ये कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस की, इतना सबको पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर 15 है, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। तो अब मुझे बताओ फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, आइदर 3 और 5, तो या तो कंपाउंड हो सकता है PCl3 या हो सकता है PCl5।
मतलब आंसर क्या हो सकता है, AB3 या AB5। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर है, AB3 है, तो वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास रेट लॉ के बेसिस के ऊपर। तो इस इक्वेशन का हम रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ के लिए क्या लिखना होता है हमने, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन, और जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, dBr माइनस बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में ही माइनस ही ऐड कर लो, dBr0 माइनस 3 माइनस बाय dt इज इक्वल टू -1/6 dH प्लस बाय dt, क्लियर, इज इक्वल टू, अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, 1/3 dBr2 बाई dt इज इक्वल टू +1/3 dH2O बाई dt। अब जो भी क्वेश्चन में दो वैल्यूज पूछी है उनको कंपेयर कर दो। क्वेश्चन में Br नेगेटिव और H प्लस को कंपेयर करवाया है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, इस टर्म को एंड इस टर्म को। क्वेश्चन में उन्होंने इन टर्म को इक्वेट कराया है, कर दो इक्वेट इनको, तो क्या आएगा, -1/5 dBr माइनस बाई dt इज इक्वल टू -1/6 dH प्लस बाई dt। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, dBr माइनस बाई dt इज इक्वल टू 5/6 dH प्लस बाई dt, क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ये करेक्ट आंसर आपको गिवन है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए N2 के लिए पूछा गया था, कौन सा एनर्जी का सीक्वेंस करेक्ट रहेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, आपको N2 का ना मॉलिक्यूलर डायग्राम आना चाहिए। मैं आपको दो तरह के डायग्राम सुनाता हूँ। एक तो होता है अप टू नाइट्रोजन के लिए, मतलब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दो तरह के आपको MOT डायग्राम्स आना चाहिए, एक आना चाहिए अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक कैसा होता है, देखो सबसे पहले होता है नीचे सबसे सिग्मा 1s, फिर होता है सिग्मा 1s स्टार, फिर होता है हमारे पास सिग्मा 2s, फिर होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आता है पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। उसके बाद आता है हमारे पास सिग्मा 2p z। तो नेक्स्ट आएगा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2p z, क्लियर। तो ये होता है हमारे पास MOT डायग्राम अप टू नाइट्रोजन। उसके बाद जो भी 14 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में डायग्राम क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2p z। बस यहीं पे डिफरेंस होता है। आगे आ जाएगा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्टार वाले पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2p z। तो ये होता है हमारे पास MOT डायग्राम, ठीक है, एक अप टू नाइट्रोजन के लिए, एक फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर हम एनर्जी का सीक्वेंस देखें तो इन्होंने यहाँ से कंपेयर करवाया है, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y होता है, क्लियर। उसके बाद सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार वाले आ जाते हैं। तो इनमें देखो, एक तो इसको उठा लिया पाई 2p x को, फिर उठा लिया इनको सिग्मा 2p z को आना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, सिग्मा 2p x, तो कायदे से यहाँ पे आना चाहिए था सिग्मा 2p z। और उसके बाद आ जाएंगे स्टार वाले पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो ये क्वेश्चन बोनस चला गया था। देखो आइडली ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट जो आंसर बन रहा है ए बन रहा है, बट क्योंकि उन्होंने सिग्मा 2p x लिख दिया, कायदे से यहाँ पे लिखना चाहिए था सिग्मा 2p z, तो इसलिए क्वेश्चन बोनस चला गया था।
बट हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया क्या होता है इस क्वेश्चन का। आइडियली इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए था अगर मैं एग्जाम में होता, बट बिकॉज कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन बोनस चला गया था। किस वजह से चला गया था? सिग्मा 2p(x) की जगह क्या लिखना था उनको? सिग्मा 2p(z). उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, आपको पता है रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। रिएक्शन का नेम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या करना होता है, हमने बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं इसी अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे X हटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, X हटता है, R+ बनता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म कैसे होता है वो आपको पता है ऑलरेडी। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम R को क्या कर देते हैं? अटैच। बेंजीन रिंग के ऊपर R को क्या अटैच कर देते हैं, तो यहाँ से फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास अराइल बेंजीन, सॉरी अल्काइल बेंजीन। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, बेसिकली हमने बेंजीन की रिएक्शन करवाई है N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ CH3CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो पहले केस में आपको पता है Cl हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा? CH3CH2CH2 प्लस। अब ये कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। आपको पता है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो अगर इसका रीअरेंजमेंट करेंगे हम थ्रू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारे पास क्या आएगा? जो कार्बोकेटाइन है वो मिडिल वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फाइनल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब जो फाइनल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है इसको हम किसके ऊपर अटैच कर देंगे? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन रिंग के ऊपर लगाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। CH, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे भी CH3, और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका फेमस नेम होता है क्यूमीन। इसका फेमस नेम क्या होता है? क्यूमीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखो, जो आपसे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में पूछा जा सकता है, देखो क्यूमीन तक उन्होंने पूछ लिया जहां पे आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें आपकी बेंजीन की रिएक्शन सेम N प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाएंगे। इसका फॉर्मेशन होगा क्यूमीन का। क्यूमीन की रिएक्शन हम फर्दर करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और फिर करवाते हैं डाइल्यूट H+ के साथ। क्लियर? तो ये फेमस रिएक्शन होती है, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल का। तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? फिनोल प्लस एसीटोन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वाली रिएक्शन आपको क्या रखनी है, साथ में याद रखनी है। उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर पूछा गया है नाइट्रेट आयन के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं एंड कितने लोन पेयर्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा वो तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन कौन से थ्रू जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड के थ्रू। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है, O नेगेटिव, और यहाँ पे एक क्या है? डबल बॉन्ड O। अब जो एक ऑक्सीजन है हमारे पास, एक ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे? वो नाइट्रोजन बना लेगा उसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा ऑक्सीजन के में क्या होगा? नाइट्रोजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। अब इसमें देखो बॉन्ड पेयर्स कितने? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर है हमारे पास 4। 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। लोन पेयर कितने आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे 0। नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? यूज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, जो पूछा गया है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं रखूंगा मॉडरेट कैटेगरी में। इजी नहीं था ये, अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ पीरियड दिया आपको, कितना दिया है? 10 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया है 99% रिएक्शन कब होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा 1 शॉट सेशन देखा है उनको पता है ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है। कैसे? आपको टी हाफ गिवन है, कितना? 10 ईयर्स। आपसे पूछा गया T99
परसेंट, तो मैंने सीधा लिखवा रखा है T99% कितना होता है 10/3 T½ सॉरी 20/3 T½ तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 20/3 इंटू T½ कितना दिया आपको 10 ईयर्स, तो इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 66.4 ईयर। अब ये वाला टाइम तो आपको याद था T99% वाला, और कौन कौन से टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए तो मैं आप सभी लिखवा देता हूँ। अगर आपको दिया हो T50%, T50% का मतलब होता है स्टूडेंट्स T½ T50% का क्या मीनिंग होता है T½ अगर है हमारे पास T75%, T75% का मतलब होता है 2T½ मतलब 2 टाइम्स T½ अगर आपको दिया है T87.5% तो इसका मतलब होता है 3T½ और इसका मतलब होता है T93.25% का मतलब होता है 4T½ ये आपको याद कर लेना एज इट इज, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे। T99% का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10/3 T½ अगर हम बात करें T99.9% की तो इसका मतलब होता है 10 T½ और अगर लास्ट आपसे पूछ लिया जाए T90% तो T90% का मीनिंग होता है हमारे पास सॉरी यहाँ पे ना T99% का आएगा 20/3 T½ T90% का मतलब होता है 10/3 T½ तो ये कुछ टाइम्स आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इजी है, आप इनको याद करो, लॉजिक क्या होते हैं इनके वो मेरे केमिकल काइनेटिक्स के आप वन शॉट सेशन के अंदर देख सकते हो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी सा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है रीमन टीमर रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है रीमन टीमर रिएक्शन में क्या बनता है, हमारे पास फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है वो होता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या होता है सैलिसिल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम क्या होगा 2 नंबर पोजीशन पे क्या अटैच है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। और इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कौन सा बनता है तो आपको पता होना चाहिए, इस रिएक्शन में जब होता है क्लोरोफॉर्म और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, KOH होता है बेस, CHCl3 का हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक, बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव, जब हम इसको हीट करते हैं कार्बन पे नेगेटिव को हीट करते हैं, एक Cl यहाँ से बाहर हो जाता है, तो किस टाइप का स्पीशीज देखने को मिलता है CCl2, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि इस रिएक्शन का क्या होता है इंटरमीडिएट, तो कार्बिन बेस्ड इंटरमीडिएट होता है इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर इस रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म देखना है वो भी देख लो आप, मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे। पहली रिएक्शन हमारे माइंड में कौन सी आती है एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ से H को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, अब नेगेटिव को आगे रेजोनेंस करवाएंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव लेके आने का मतलब ही क्या है, कार्बन पे नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बेटर होती है, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ पे जो CCl2 होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया बॉन्ड CCl2। उसके बाद देखो इस स्टेप में लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाता है, तो जो CCl2 नेगेटिव है इस H को वापिस से गेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा CHCl2 और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं किया हमने, एक्वस मीडियम है तो ClCl की जगह क्या लगा देंगे OH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम किसको रिमूव कर देंगे वाटर को, तो C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या सैलिसिल्डिहाइड। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी जिसको हम बोलते हैं क्या रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा जो रेगुलर पढ़े हैं या जो केमिस्ट्री के टच में है, जो केमिस्ट्री के टच में नहीं है उनको मे भी ये मैकेनिज्म समझ ना आया हो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101, इसमें आपको क्या गिवन है, कोई रिएक्शन गिवन है, तो उसके लिए आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हैं, आपसे पूछा है सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, EMF पूछा है आपसे,
सेल की क्या पूछा है आपसे, ईएमएफ, सेल की ईएमएफ पूछा गया आपसे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, कैथोड पे। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड पे। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो आपको रिएक्शन गिवन है, आपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना था। आपको रिएक्शन क्या गिवन है, Fe+2 Sn से रिएक्ट करता है, Fe और Sn+2 बनता है। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग होता है सिंपली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ +2 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया, Sn+2 कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीडेशन। अब आपको इतना पता है, जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। क्लियर इतने पॉइंट। और जो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट सेल निकालने का, ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सिंपल है। प्रोवाइडेड जो भी आपको डाटा गिवन है वो किस में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। जो आपको डाटा गिवन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यहाँ से कैथोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.44। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो एनोड की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -0.14। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, और इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइनली हमारा आंसर आएगा ई नॉट सेल की वैल्यू -0.30 वोल्ट। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स को जनरली डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। क्लियर है। अब ई नॉट सेल नेगेटिव होने का इंडिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि हमारे पास दिस सेल विल नॉट वर्क, ये सेल काम नहीं करेगा, जो आपकी गिवन रिएक्शन है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट सेल का वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। इट इंडिकेट्स रिएक्शन विल नॉट हैपन, रिएक्शन विल नॉट हैपन मतलब रिएक्शन नहीं होगी, एज वेल एज जो हमारा ये सेल है वो काम नहीं करेगा, ना तो सेल काम करेगा और ना ही ये रिएक्शन हो पाएगी, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई नॉट सेल क्या आ गया, नेगेटिव। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, कौन सा इनमें से कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा। आपको पता है जो भी नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे, कम। अब नेगेटिव चार्ज को कौन कम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को कम। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो बस आपको देखना था कौन सा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पहली ऑप्शन देखो, बेंजाइल कार्बोनाइन। बेंजाइल कार्बोनाइन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर CH2 माइनस। दूसरा है आपके पास 4-मिथॉक्सी बेंजाइल कार्बोनाइन। तो 4 पोजीशन पे हमने क्या अटैच कर दिया, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब OCH3। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जिस भी स्पीसीज के ऊपर डायरेक्ट लोन पेयर होता है वो लगाते हैं +M इफेक्ट लगाएंगे। इट मीन वो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। क्लियर। उसके बाद है 4 नाइट्रो, ये वाला ग्रुप आपको पता होना चाहिए। जो NO2 ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, ये -M लगाता है, मतलब कार्बन आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज। लास्ट ऑप्शन में मिथाइल है, मिथाइल क्या करेगा, +I लगाएगा, जो भी कार्बन आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगा हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में। अगर हमसे ऑर्डर पूछ लिया जाता, ऑर्डर क्या आता स्टूडेंट्स, देखो सबसे ज़्यादा 3rd ऑप्शन स्टेबल हो जाता, बिकॉज इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, विड्रॉइंग। उसके बाद चाहे मिथाइल ग्रुप हो चाहे मिथॉक्सी, दोनों डिस्टेबलाइज करेंगे। बट जो बेंजाइल कार्बन आयन है वो सिंपली स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर तो उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मिथाइल और मिथॉक्सी में से कौन ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, मिथॉक्सी। तो उसके बाद आ जाएगा 4th और फिर आ जाएगा 3rd। तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा, बट उसने मोस्ट स्टेबल पूछा है तो आंसर आ जाएगा इसके लिए 3rd ऑप्शन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। अभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स।
एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों होते हैं वो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, यही स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो भी माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे या माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे वो सभी होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? माइनस एम कोई ग्रुप शो करता है नहीं। देखो माइनस आई की तो सिंपल सी पहचान है, माइनस आई की पहचान है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। बट हम बात कर रहे हैं माइनस एम की, माइनस एम कौन शो करता है? तो माइनस एम के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करेगा। तो माइनस एम का सिंपल सा फंड है, आपको चेक करना है कुछ इस तरह का ग्रुप जिसमें एक्स बॉन्डेड टू वाई हो, जिसमें एक्स बॉन्डेड टू क्या हो? वाई, और वहां पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? एक्स से ज़्यादा, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? एक्स से ज़्यादा। उस तरह के ग्रुप्स क्या शो करते हैं? माइनस एम इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये सिंपली एल्डिहाइड ग्रुप है स्टूडेंट्स। तो क्या ये माइनस एम शो करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पे एक्स बॉन्डेड टू वाई टाइप का ग्रुप है, ठीक है। और देखो हमारे पास जैसे एन डबल बॉन्ड ओ, तो इसमें भी देखो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आ गया, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है? ज़्यादा है। और देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें भी देखो ये ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज़्यादा। मतलब इस टाइप के ग्रुप SO3H, ठीक है, ये भी हमारे पास कौन सा इफेक्ट लगाएगा स्टूडेंट्स? ये भी हमारे पास लगाएगा माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम का फंडा क्लियर हो गया। अब दूसरे होते हैं प्लस एम इफेक्ट, जो डोनेटिंग इफेक्ट होता है। उसके लिए आपको डायरेक्टली चेक करना है जो ग्रुप अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर हो, जिसके ऊपर भी लोन पेयर होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? प्लस एम की तरह। जैसे हमारे पास OH ग्रुप आ जाए, ठीक है, OCH3 ग्रुप आ जाए, ठीक है, उसके अलावा NH2 ग्रुप आ जाए, ठीक है। इस तरह के सभी ग्रुप हमारे पास जिसमें एटम के ऊपर डायरेक्टली लोन पेयर होता है वो प्लस एम इफेक्ट क्या करते हैं? शो। तो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ आ गया वो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर देगा। अब जैसे SO3H है, इसमें आप मुझे बताओ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? तो ये माइनस एम शो करेगा। सी डबल बॉन्ड OR, कुछ इस तरह का ग्रुप है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम। ये भी क्या करेगा? माइनस एम। NH, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्ट लोन पेयर है स्टूडेंट्स, ऐसा ग्रुप है देखो NH, बेंजीन से अटैच सी डबल बॉन्ड O CH3। आपने सी डबल बॉन्ड O को नहीं देखना, जो डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे डंडी होती है ना, वो डायरेक्टली अटैच होता है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। सी डबल बॉन्ड OOR, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा? माइनस एम ग्रुप। क्लियर? तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो बस इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आना था हमारे पास? ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर थर्ड। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं है? हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपका टाइम बच सके मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बोनस गया था। बोनस क्यों गया था वो मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट समझो पहले इसका। आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा H दिया है -20 किलो जूल। आपको स्टैंडर्ड इंट्रोपीज दिए A2 B2 एंड AB3 की 60 40 एंड 50 जूल में दी है। आपको बताना है वव रिएक्शन के लिए द अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी? एट इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होगा हमारे पास डेल्टा जी का इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब भी स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा? टी डेल्टा एस। और टी किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। इतना समझ आ रहा है सभी को कि टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। अब हमारे पास देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है ½ A2 प्लस
3/2 प्लस AB3। आपको इंट्रॉपी निकालनी आती है क्या? इंट्रॉपी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। आपको AB3 की इंट्रॉपी माइनस A2 की इंट्रॉपी माइनस B2 की इंट्रॉपी, बट साथ में उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चलना चाहिए। जैसे AB3 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो AB3 की इंट्रॉपी कितनी आ जाएगी 50 माइनस A2 की इंट्रॉपी, A2 का आगे कोफिशिएंट हाफ है, इंट्रॉपी इसकी 60 है, माइनस 3/2 B2 की क्या आ जाएगा इंटू 40। वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो इंट्रॉपी चेंज कितना आ जाएगा आपका -40 किस में आएगा जूल पर केल्विन में। आपको डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, ठीक है, डेल्टा एच किलो जूल में गिवन है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। -20 × 10⁻³ डिवाइड बाई -40, इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 500 केल्विन। देखो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 500 केल्विन। स्टिल दिस क्वेश्चन गोस बोनस। ये क्वेश्चन हमारे पास बोनस चला गया। क्यों चला गया? बिल्कुल एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली गलती से। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिए A2 प्लस Br2 नहीं लिखना था, बस इसकी जगह B2 लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि डाटा उन्होंने A2 B2 AB3 का दिया है, बस यहाँ पे Br2 लिखे गलती से। मतलब इतने बड़े पेपर में ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण क्वेश्चन बोनस जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन स्टूडेंट्स का लॉस है जिन्होंने इन क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाया था। क्लियर स्टूडेंट्स? जो भी स्टूडेंट टाइम लगाते हैं इन क्वेश्चन पे मेहनत करते हैं, जब सबको ही नंबर मिल गए तो उनका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। आपको क्या गिवन है? बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाई है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाया गया है, अमोनिया के साथ प्रोडक्ट ए बनता है। प्रोडक्ट ए का हमने डिहाइड्रेशन करवाया, प्रोडक्ट बी बना। तो आपको बताना है ए एंड बी क्या फॉर्म होंगे। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको बेंजोइक एसिड पता है, बेंजीन के ऊपर जब हम क्या लगा दें COOH ग्रुप तो हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई गई है। बेंजोइक एसिड क्या है? एक एसिड है, अमोनिया क्या है? बेस है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में रिएक्शन चाहिए एसिड बेस रिएक्शन। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4+। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास पहले बनता है अमोनियम बेंजीनोएट, मतलब सॉल्ट बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, साथ में लग जाता है NH4+। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? पानी का रिमूवल। तो पानी अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ से 2 H जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा एक अमाइड। और प्रोडक्ट का नाम क्या है? बेंजामाइड। प्रोडक्ट का नाम क्या है? बेंजामाइड। तो 2 प्रोडक्ट्स बने हमारे पास, एक होता है अमोनियम बेंजोएट और एक होता है बेंजामाइड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का, जो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा वो यही वाला है, क्वेश्चन नंबर 106। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट, आपको पता होगा सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसका फॉर्मूला होता है Ag2SO4। हमारे पास सिल्वर सल्फेट का क्या है? सोल्यूशन। कैरिड आउट बाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। आपको ऑक्सीजन बताया गया कितना लिबरेट हुआ है एनोड पे? 1.6 ग्राम ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी। तो आपको मैं थोड़ा सा लॉ के बारे में बताना चाहूँगा, फैराडे सेकंड लॉ। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैराडे सेकंड लॉ को आना चाहिए। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा, वेट बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, उनके रेशियो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। वेट बाय उनके इक्विवेलेंट वेट के जो रेशियो रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेम, कांस्टेंट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट। तो अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे 2 सब्सटेंस है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है सिल्वर। एक है ऑक्सीजन गैस और दूसरा है क्या है? सिल्वर। तो जो ऑक्सीजन का वेट है डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जो सिल्वर का वेट डिपॉजिट होगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब ऑक्सीजन का कितना दिया आपको जो डिपॉजिट हुआ? 1.6 ग्राम डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ठीक है, आपको पता होगा उसका मोलर मास ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय
एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। अब एन फैक्टर कितना होता है ऑक्सीजन का? एन फैक्टर होता है ऑक्सीजन का 4। कितना होता है स्टूडेंट्स एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन? 4। तो इस क्वेश्चन को अच्छा क्यों बताया गया? क्योंकि एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को बताते हैं। एन फैक्टर होता है ऑक्सीजन का 4 इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है सिल्वर का 1। अब इस क्वेश्चन में आपको सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना चाहिए था ना, काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में आपको पहले से पता होना चाहिए था। तो आप सॉल्व कर लो इसको, ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है 108 है, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 108 इंटू 1.6, ठीक है, देख चेक कर लीजिएगा मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, डिवाइड बाय 8। क्लियर? तो अब ये कितने पे कटेगा? 0.2 पे कट जाएगा ना, 0.2 पे कट जाएगा। 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 108/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 5 1 1, ठीक है 21.6 ग्राम। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा, डेट इज 21.6 ग्राम। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं रखना चाहूँगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में। ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अच्छा था, डिफ़िकल्ट था। अब उसके बाद क्या है आपके पास बताया गया है, टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। मतलब जैसे ही टी हाफ को डबल किया, ठीक है, टी हाफ क्या हो जाता है? डबल हो जाता है जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? डबल। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखो सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास टी हाफ होता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के। जो हमारे पास टी हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के। ठीक है, ये रिलेशन होता है हमारे पास टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में। अब मुझे बताओ, जो आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है कि जैसे ही हमने, ठीक है, टी हाफ को ए नॉट को डबल किया, टी हाफ भी क्या होता है? डबल। तो ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। जैसे जैसे ए नॉट बढ़ेगा वैसे ही टी हाफ बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो एन की वैल्यू क्या पुट करें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की? एन की वैल्यू ऑब्वियसली बात, अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1। तो वही तो हमें चाहिए था। जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, टी हाफ भी हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा प्लस आर, ठीक है, प्लस आर बोल दो जब प्लस एम। अभी इसकी तो ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर डायरेक्ट लोन पे रहे स्टूडेंट्स, तो ये तो प्लस एम शो करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर सर डायरेक्ट लोन पे रहे तो ये भी प्लस एम शो करेगा। साइनाइड, साइनाइड में क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वही ग्रुप आ गया ना, तो ये शो करेगा -m। NR2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे रहे, ये भी हमारे पास प्लस एम शो करेगा। तो कौन सा ग्रुप प्लस आर या प्लस एम शो नहीं कर रहा? वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो आपको एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, आपको पता होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं N2+Cl-, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ArN2+Cl-। तो ये होता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम स्टूडेंट्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस की बात करें, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मैं सारी आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी अगर हम रिएक्शन करें कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो N2 हटता है, हेलोजन लगता है, तो प्रोडक्ट या तो बनेगा Cl या बन जाएगा हमारे पास Br। क्लियर? अगर HCl लेंगे तो Cl लगेगा, HBr लेंगे तो Br लग जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? गैटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? गैटरमैन रिएक्शन। अब अगर सेम रिएक्शन करवाएं हम सॉल्ट के साथ, कॉपर का सॉल्ट ले लिया हमने Cu2Cl2 या CuCl ले लो या Cu2Cl2 ले लो, एक ही बात है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जहाँ हम ले लेते हैं Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, जहाँ हम ले लेते हैं CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। ये वाले रिएजेंट्स हम क्या कर सकते हैं? यूज़। तो इस केस में क्या होगा?
बेंजीन के ऊपर लग जाएगा आइदर Cl या Br या Cn। क्लियर, मतलब अगर ये रिएजेंट लेंगे तो Cl लग जाएगा, ये वाला लेंगे Br लग जाएगा, ये वाला लेंगे Cn। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसकी, अगर आपको पढ़ी हो, एक रिएक्शन होती है H3PO2 के साथ, H3PO2। H3PO2 को हम बोलते हैं क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसी को हम फॉस्फिनिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड है, ये क्या हो जाता है, बेंजीन के अंदर रिड्यूस, और ये खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज इनटू H3PO3। तो जब आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरा वन शॉट सेशन देख लेना अमीन्स का। अमीन्स का मैंने एक वन शॉट सेशन लिया है, वो आप देख लेना, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे रिएक्शन पूछा गया है। स्टूडेंट्स अक्सर जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो हो जाते हैं सैंडमेयर और गैटरमैन में। तो मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया, ऊपर वाली गैटरमैन है, नीचे वाली सैंडमेयर है। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस से है। ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अगर केरियस मेथड पढ़ा है तो ये केरियस मेथड का क्वेश्चन है। एक केरियस मेथड, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑर्गेनिक सैंपल दिया है, उसमें AgBr का अमाउंट दिया है, आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बताना है। तो आपको पता होगा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात, हम ब्रोमीन को किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, AgBr की फॉर्म में। तो ऊपर रखते हैं मास ऑफ Br, नीचे रखेंगे हम मोलर मास ऑफ Br। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ Br, नीचे रखेंगे मोलर मास ऑफ AgBr इनटू वेट ऑफ AgBr जो आपको गिवन होगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इनटू 100। अब ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। मैं आपको एक सेशन लूँगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, उसमें बता दूंगा। आपको मोलर मास ऑफ Br पता होना चाहिए था, तो वो होता है हमारे पास 80। ठीक है, AgBr का होता है 188। ठीक है, सबको इतना तो पता ही है, दिया भी हुआ क्वेश्चन में वैसे तो। ठीक है, वेट ऑफ AgBr आपको दिया है 0.376, और ऑर्गेनिक सैंपल का दिया आपको 0.5 इंटू क्या कर देंगे 100। तो मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच जाएगा 8 इंटू 376 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 188। ये 2 पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पे पूरा लग रहा है ना, 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 दूना 32। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 32%। इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी स्टूडेंट्स, इजी कैलकुलेशन थी, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा, बिकॉज बच्चे जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं। ऑल्दो होते दोनों इजी टॉपिक्स हैं, बट स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया है इन टॉपिक से थोड़ा घबराते हैं। तो मेरा प्रॉमिस है आप लोग को यूट्यूब पे दोनों टॉपिक्स मिलेंगे और उससे बेहतर कोई सेशन नहीं होगा। ठीक है, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपका काइनेटिक थ्योरी से था। एक थ्योरी आती है ग्रेजुएशन में जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर बायोमोलिकुलर कोलिजन। तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन Z होते हैं। तो उसका एक एक्सप्रेशन होता है 2n² सिग्मा स्क्वेयर 8 पाई KT बाय म्यू हाफ का स्क्वेयर, म्यू की पावर 1/2। मतलब ये एज इट इज़ याद करने वाला पोर्शन था। ठीक है, बट जिन्होंने ग्रेजुएशन की पूरी शर्मा वगैरह बुक्स पढ़ी है उनको ही मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखूँगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O इंटू O2। तो आपने H2O को कन्वर्ट करना है O2 में, कितने मोल कूलम चाहिए आपको। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को आप लिखो, H2O को आपने किस में कन्वर्ट करना है, O2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, यहाँ पे क्या है 0 है। क्लियर, तो आपको अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तभी इधर 2 ऑक्सीजन आएंगे। तो आपको पानी के कितने मोल चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको 2 मोल वाटर होता
तो 1 कूलम रिक्वायर्ड होता, ठीक है, मतलब 1 कूलम का मतलब है 1 फैरेडे, 96500। बट क्योंकि आपको 2 मोल के लिए कितना होता, 96500, सॉरी इसमें एक सेकेंड थोड़ी सी एरर करके, देखो आपको अगर 1 मोल चाहिए होता है H2 का, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2 टू O2। अगर आप ध्यान से देखो, अगर 1 मोल होता है H2 का तो हमें चाहिए होता है 96500। अब हमें अगर बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है कितने मोल्स है H2O के, 2 लगेंगे O2 में ऑक्सीडाइज करने में, तो 1 मोल के लिए होता है 1 फैरेडे, तो 2 मोल के लिए हो जाएगा 2 इंटू 96500, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। तो ये भी क्वेश्चन था हमारा फैरेडे लॉ से। कहाँ से था स्टूडेंट ये क्वेश्चन? फैरेडेस लॉ से। तो फैरेडे लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इट मीन्स फैरेडे लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। जहाँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे? आपको H2 दिया है, H2 को ऑक्सीडाइज किया है हमने O2 में, तो जब भी O2 की फॉर्म में n फैक्टर हमारे पास 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो इधर H+ ऐड कर दो। कितना H+ ऐड करेंगे? 4H+ ऐड करेंगे। जितना H+ ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 4 फैरेडे का। तो 2 मोल वाटर के लिए कितने फैरेडे का ट्रांसफर हो रहा है? 4 फैरेडे का। 1 मोल वाटर के लिए कितने का हो जाएगा? 2 के लिए 4 है तो 1 के लिए 2 फैरेडे का। तो यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 96500। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका डबल 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। तो दोनों मेथड्स हैं, कैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा एक्यूरेट मेथड रिएक्शन को बैलेंस करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो साइक्लोप्रोपीन ये होता है, तो साइक्लोप्रोपीन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जो पहला कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। सेकेंड है फुरान, फुरान होता है ये वाला कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट कंपाउंड है एनिलीन, एनिलीन भी क्या है हमारे पास? एरोमेटिक है विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। थायोफिन, थायोफिन ये वाला कंपाउंड होता है, सल्फर होता है यहाँ पे, तो ये भी एरोमेटिक है विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखो फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गया नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजन का डिटेक्शन है, क्या करते हैं? नाइट्रोजन का डिटेक्शन। तो यहाँ पे जो फाइनल कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें वॉयलेट कलर का, वो होता है NOS वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बस मैं आपको एक सेशन रेकमेंड करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस का सेशन कर जाइए, कन्फर्म क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, किस किस के बीच में पूछा गया है? HF, H2O एंड NH3। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आप सभी को पता है जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच होता है तब हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको लगेगा कि HF में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं, क्योंकि एक्सटेंट यहाँ पे दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो होता है H2 का, फिर HF का, और फिर आता है हमारे पास नंबर NH3 का। तो ये होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसका ऑर्डर होगा? बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज दिया, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, आपको रेशियोस गिवन है। तो बहुत सिंपल है, आपको जो कार्बन का रेशियो दिया है वो दिया है 24.27%, ठीक है, तो उसको मास मान लो आप कितने ग्राम दिए, और आपको हाइड्रोजन दिया है अप्रॉक्सीमेट 4.07%, और आपको क्लोरीन गिवन है 31.65। तो सिंपल सा मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इसके मोलर मास से आप डिवाइड कर दो,
कार्बन का मोलर मास होता है 12 स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देख पा रहे हो तो ये 2 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा और ये वाला आपका 2 पे कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है 99, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो पहले कितना है, 24 प्लस 4 प्लस 71। तो इसका भी क्लियरली आपको दिख रहा है ये 99 ग्राम है। क्लियरली कितना, 99 ग्राम। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला यही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मैच हो गया तो फॉर्मूला भी डेफिनेटली यही वाला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आपके पास, आपको एक रिएक्शन गिवन है 1 इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन की ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO। अगर आपको ब्रोमीन की रिएक्शन मिल जाए, ठीक है, किसी भी हैलोजन की रिएक्शन, किसी भी हैलोजन की रिएक्शन मिल जाए इन प्रेजेंस ऑफ HNO, या हैलोजन की रिएक्शन मिल जाए आपको इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको सिंपली सोचना है अलाइलिक ब्रोमिनेशन के बारे में। किसके बारे में, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो आपको सिंपली सोचना है किसके बारे में, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो आपको कंपाउंड क्या गिवन है, ठीक है, 1 पे इथाइल है CH2CH3 और 4 पे क्या है, नाइट्रो। ये लीजिए, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपको करवाई गई है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो आपको पता है जो ये वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा देंगे, Br। हाइड्रोजन को रिमूव करके हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, Br। तो फाइनली कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। अब इस प्रोडक्ट का नाम करना है आपको, बहुत ईजी है। इसका नाम क्या आएगा, देखो इस वाले पार्ट का नाम कर लो आप। इस वाले पार्ट का नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो इथाइल। इस वाले पार्ट का नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। उसके बाद देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं तो काफ़ी बार अपनी टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियम नाइट्रेट। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, सीरियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो नाइट्रेट आयन है वो किस तरह का लिगेंड है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यूज्ड बाय नाइट्रेट आयन। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूँ कि जो नाइट्रेट आयन यहाँ पे होता है NO3- वो एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये क्या होता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। और ये यहाँ पे कितने ऑक्सीजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है 2 के थ्रू। मतलब ये किस टाइप का लिगेंड एक्ट करता है, बाइडेंटेड लिगेंड। ऑल्दो नाइट्रेट आयन आपको बुक्स में मिल जाएगा कि ये क्या होता है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में, जैसे सीरियम क्या है, एफ ब्लॉक के केस में क्या होता है, ये बाइडेंटेड। तो आपको ध्यान रखना है जो NO3- है, अगर डी ब्लॉक हुआ तो डी ब्लॉक के केस में एक्ट करेगा एज मोनोडेंटेड। डी ब्लॉक के केस में कैसे एक्ट करेगा, एज मोनोडेंटेड। अगर हुआ एफ ब्लॉक तो एफ ब्लॉक के केस में ये करेगा एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्योंकि हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट दिया है तो बाइडेंटेड लिगेंड की तरफ एक्ट करेगा। तो कितने ऑक्सीजन डोनेट करेगा, 2 ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है EMF ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको जो सेल गिवन है वो कुछ इस तरह का है, Mg गिविंग Mg+2। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्या हो रहा है, एनोड वाला पार्ट है, फिर Ag+ से Ag, ये कौन सा पार्ट है, कैथोड वाला। पहले तो आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है। तो एट एनोड आपको पता क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का, Mg+2 के अंदर, और साथ में क्या जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और एट कैथोड क्या हो रहा है, एट कैथोड हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। अगर कैथोड पे रिडक्शन होगा
तो Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्योंकि दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारी, Mg प्लस 2 Ag प्लस गिविंग Mg प्लस 2 Ag। क्लियर। अब जो आपको पता है सॉलिड होते हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते एक्सप्रेशन के अंदर, तो इनका तो कोई काम नहीं है, जस्ट हमने देखना होता है आयंस को। और यहाँ पे हमारे पास नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन बोलती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो ई नॉट सेल माइनस RT/NF, एन कितना है स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 का, तो 2F कर देंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है ऊपर Mg प्लस 2, नीचे रिएक्टेंट्स में क्या है Ag प्लस। बट जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसको हम क्या बना देंगे पावर। क्लियर। तो मैच करिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो परफेक्ट ऑप्शन बन रहा है डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 120 स्टूडेंट्स देखो, आपको बताना है किस केस में हमारे पास इंट्रोपी क्या हो रही है डिक्रीज, किस केस में हमारे पास इंट्रोपी क्या हो रही है डिक्रीज। देखो इंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इंट्रोपी क्या होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो आपको पता है सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होती है, सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड्स में। तो सबसे ज्यादा इंट्रोपी किनकी होती है, गैसेस की, फिर लिक्विड्स की, फिर सॉलिड्स की। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो क्या है एक सॉलिड है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो इंट्रोपी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज, इंट्रोपी क्या होगी स्टूडेंट्स इंक्रीज। अगर गैस लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उस केस में इंट्रोपी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखो पहले में अगर देखो 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जी H2 गैस का 1 मोल है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H गैस में, तो 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं 2, तो ज़्यादा मोल बनेंगे, ज़्यादा एटम होंगे, ज़्यादा रैंडमनेस क्रिएट करेंगे। तो अगर एटम्स भी बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तब भी हमारे पास इंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो पहले केस में 1 था, 1 से 2 हो गए, तो इस केस में इंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर इंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस का साइन होता है पॉजिटिव। दूसरे में देखो सॉलिड से क्या बन रहा है गैसेस, तो यहाँ पे भी इंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज, डेल्टा एस आ जाएगा पॉजिटिव। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, तो इंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी कम, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा नेगेटिव। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस आ जाएगा पॉजिटिव। तो इंट्रोपी डिक्रीज किस में हो रही है ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर। जब एक लिक्विड क्या होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस केस में इंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स प्लेटिनम। ठीक है, अगर आपको पता हो प्लेटिनम की क्या होती है हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही आसान है। देखो डी ब्लॉक की पूरे की मैंने ट्रिक बना रखी है, डी ब्लॉक की ट्रिक आप लोगों ने बस एक क्रैश कोर्स वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर लेने। क्लियर। बट प्लेटिनम की तो इजी है। ठीक है, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनर्ट गैस N-1 D 1 to 10, ठीक है, NS0 to 2, ठीक है ना, मतलब D के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे S के अंदर। अब जो S के अंदर 0 वाला केस होता है, ठीक है, NS0 वाला केस, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है प्लेटिनम के लिए। तो देखो एक ही ऑप्शन में 0 वाला केस है, वो किसके लिए ऑप्शन नंबर 4 में। देखो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक वो तो समझ आएंगे, बट जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उनके लिए टॉपिक थोड़ा क्या हो जाएगा डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया है रेट ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो आपको पता है जब भी हमारे पास E2 मैकेनिज्म होता है, E2 को हम क्या बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो E2 मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। होता क्या है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है, सपोज करो ये मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ अल्काइल हैलाइड का,
और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहलिक QH के साथ और साथ में कर देते हैं हीट। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक QH के साथ और करवा देते हैं साथ में हीट। तो आपको जिस पोजीशन के ऊपर Cl लगा है इसको हम बोलते हैं अल्फा और साथ वाली पोजीशन को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा से Cl रिमूव होगा, बीटा से H, मतलब हम हाइड्रोक्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं एज वेल एज हाइड्रोजन को। लो रिमूव कर दिया, तो अब दोनों कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन का हमारे पास क्या हो रहा है फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हो रहा है एल्कीन का। अब एल्कीन जितना स्टेबल होगा, एल्कीन जितना स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी। एल्कीन जितना स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी फास्ट। तो पहले केस में देखो आप, पहले केस में क्या है हमारे पास, यहाँ से Br जाएगा अल्फा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से H जाएगा। एल्कीन देखो कैसा बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्डेड CH2। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ये हमारे पास अल्कीन है, एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं। दूसरे में देखो कौन सा एल्कीन बनेगा, यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो अल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2। यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कीन। तो आप मुझे बताओ सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा है, A वाला, फिर C वाला, फिर B वाला। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा ACB। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एक सब्सटेंस का ही क्या हो ऑक्सीडेशन भी हो और सेम सब्सटेंस का क्या हो रिडक्शन। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, रिडक्शन। अब मुझे पहली एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है कॉपर +1 में, +1 से कहाँ चला गया +2 में, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे 0 में है तो ये क्या हो गया रिडक्शन। तो ये एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास है। दूसरी में देखो मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +7 में है और यहाँ पे +4 में है। दोनों में देखो यहाँ पे आपको इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है और डिक्रीज भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे +7 में, +6 में, +4 में, ये भी रिडक्शन है, ये भी क्या है रिडक्शन है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। लास्ट वाली भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन A एंड B। उसके बाद देखो आपको इस रिएक्शन में कन्वर्जन करना है, तो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब भी हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो मिथाइल कीटो ग्रुप की एक फेमस रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास कीटोन होता है, कीटोन जिसके पास क्या हो मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये वाला ग्रुप, जो ये वाला बॉन्ड है मिथाइल कीटो वाला, ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज कर जाता है O नेगेटिव Na+, और जो ये वाला मिथाइल गया है गायब हुआ है इसका बन जाता है आइडोफॉर्म CHI3। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये वाला मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ये वाले पार्ट में देखो सेम, और प्लस हमें क्या मिल जाएगा आइडोफॉर्म। क्लियर? तो कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा इस कन्वर्जन को करवाने के लिए, वो हो जाएगा I2 एंड NaOH। और एक कौन सा टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट है। अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता हो, जो हमारे पास क्या है, NH3 इस पे भी लोन पेयर है, PH3 इस पे भी लोन पेयर है, आर्सेनिक हाइड्राइड इस पे भी क्या लोन पेयर है, SbS3 इस पे भी क्या है, लोन पेयर है। आपको एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो आपको पता है जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता स्टूडेंट्स, तो जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है वो होता है इन प्योर ऑर्बिटल। जो यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्योर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसलिए डोनेशन के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते। बट ये वाला नाइट्रॉन का लोन पेयर इजिली क्या हो सकता है, डोनेट। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो क्या होता है, NH3। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है, जो लोन पेयर क्या करते हैं, इजिली डोनेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 4p ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का क्या फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता है 4p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, p की वैल्यू क्या होगी 1। बस हमने पुट करनी है वैल्यूज। तो सॉरी l की वैल्यू क्या होगी 1। तो 4 -1 -1, तो कितनी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आ जाएंगी 2। कितनी आ जाएंगी 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, देखो कोई भी ऑर्बिटल आपको दे देगा, कोई भी ऑर्बिटल आपको दे देगा। अगर आपसे पूछ ले टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स होते हैं स्टूडेंट्स n-1। अगर आपसे पूछ ले रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। अगर आपसे पूछ ले एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। टोटल नोड्स इतनी है, उसमें से रेडियल इतनी है, एंगुलर कितनी बच गई, तो एंगुलर बच जाएंगे हमारे पास जस्ट l। मतलब जितनी l की वैल्यू होगी उतनी क्या हो जाएगी हमारे पास एंगुलर नोड्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनमें से किनका जो आइडियल बिहेवियर नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हेक्सेन और हेप्टेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सेम है, तो इनमें बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल होगा। ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, ब्रोमो क्लोरो एक ही फैमिली की बिलोंग्स हैं, तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल। बेंजीन भी नॉन पोलर, टॉलिन भी नॉन पोलर, ये भी क्या होगा, आइडियल बिहेवियर। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब स्टूडेंट C+S, एसीटोन CH3, दोनों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें क्या होगा, नॉन आइडियल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, पहली बात स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2, ये होता है हमारे पास बोरेक्स का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। अब देखो जो बोरेक्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो इस फॉर्म में करता है Na2B4O5OH4.8H2। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो कितना होता है 8। एक्चुअल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है 8। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसका जो नेचर होता है वो होता है हमारे पास बेसिक नेचर। बेसिक बोल दो, जहाँ हम बोल सकते हैं एल्कालाइन नेचर। कौन सा नेचर होता है स्टूडेंट्स, एल्कालाइन नेचर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्कालाइन। क्वेश्चन नंबर 129 आपको दिया गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना, आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है आर्गन 3d6, कौन सी स्टेट में स्टूडेंट्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपसे पूछा गया एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आपसे क्या पूछा गया, एटॉमिक नंबर
क्या होगा। तो क्लियरली देखो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये 3D5 लिखा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, शायद ये कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूंगा, बट मुझे लग रहा है ये 3D5 लिखा हुआ है। अगर ये 3D5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास 26 एटॉमिक नंबर होगा तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी आर्गन 4s2 3D6, 26 के लिए। अब अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, S से, 1 इलेक्ट्रॉन P से, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, आर्गन 3D5। तो अगर ये 5 मेंशन है, 5 या 6 में कुछ होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 26। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स 26 एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, क्लोरीन गैस है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 2Cl गैस में, तो आपको पता है यहाँ पे क्लियरली इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, आप क्लोरीन को तोड़ रहे हो, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, Cl में पहले बॉन्ड था, अब आपने Cl को अलग कर दिया, क्या कर दिया, 2Cl कर दिया, तो अब बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और जिस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसमें डेल्टा एच क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब किस टाइप का प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये किस टाइप का प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, डेल्टा एच भी पॉजिटिव एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या बोला गया है, 2 लीटर ऑफ आइडल गैस एक्सपैंड फ्रॉम प्रेशर, ठीक है ना, तो आपको गिवन क्या है, मोल्स दिया आपको 2 मोल्स, सॉरी वॉल्यूम दिया ना, 2 लीटर ऑफ आइडल गैस, ठीक है, वॉल्यूम दिया आपको, एक्सपैंड फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर आपको गिवन है 10 एटमोस्फियर, आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको P एक्सटर्नल दिया है 1 एटमोस्फियर, क्लियर। टू द फाइनल वॉल्यूम, आपको जो फाइनल वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट्स वो है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, एक्सपैंड करके आपने फाइनल वॉल्यूम कर दिया है 10 लीटर्स, तो आपको बताना है द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सपेंशन इज। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मिल जाए, तो ये प्रोसेस हो जाता है हमारे पास इरिवर्सिबल। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसका मीनिंग होता है प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो आपको P एक्सटर्नल कितना दिया है, 1 एटमोस्फियर, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर, माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर्स, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -8 एटमोस्फियर लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि माइनस साइन उसने ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 एटमोस्फियर लीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, गिवन। उसके बाद देखो, आपसे पूछा गया है कौन सा जो एलिमेंट है वो एक्टेनोइड सीरीज को बिलोंग नहीं करता। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, एक्टेनोइड सीरीज को, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, कैसे याद करवाता हूँ, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे। पहला पॉइंट, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके। सेकंड पॉइंट क्या है, पुराने आम कम बिके। थर्ड पॉइंट, कैफे में ऐश फरमाते मैडम नोरा लारा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ लग रहा हो क्या अजीब सी बातें बोल रहा हूँ, बट इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, कैसे याद करता हूँ, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पहला पॉइंट है थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मैडम नोरा लारा, ठीक है। आपके लिए लिख देता हूँ मैं, या वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ये बट ये ट्रिक काम करती है, बिल्कुल अच्छे से काम करती है। तो पहला एलिमेंट है यूरेनियम,
क्या यूरेनियम एक्टिनोइड सीरीज को बिलोंग करता है? सर बिल्कुल करता है। क्या एनपी करता है? सर बिल्कुल करता है। क्या टीएम करता है? देखो फरमाते में से एफएम तो करता ही है, बट टीएम नहीं करता। तो टीएम किसका मेंबर होता है स्टूडेंट्स? ये होता है लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर। ये होता है लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर। तो इसको हमने क्या कर देना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा एक्टिनोइड सीरीज का मेंबर नहीं है? आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन इज 353 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute is added in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354 Kelvin. What is the molar mass of solute if Kb of the benzene is this? तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपके पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, 353 केल्विन मतलब प्योर का आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। क्या ये सभी को पता है? अब डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी ऑफ सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट, मतलब सोल्यूशन का माइनस प्योर का, इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो आपको गिवन क्या है? 353 दिया है आपको प्योर का, कितना रेज हो गया सोल्यूशन का, कितना बन गया? 354 केल्विन। तो डेल्टा टीबी कितना गया स्टूडेंट्स? सोल्यूशन का आपको दिया है 354 और प्योर का दिया 353। अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आई कितना हो जाएगा? 1। के बी आपको गिवन है बेंजीन के लिए, कितना दिया? 2.5। कितना दिया? 2.5 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऊपर यूज करेंगे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना देंगे? 1/8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 90 क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 1000। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1.25, सॉरी 2.5 है डायरेक्ट, 2.5 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय m इंटू 90। तो m कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 इंटू 1.8 इंटू 90, सॉरी क्या कर रहा हूँ, इंटू 1000 बाय 90। देखा जाए कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं लग रही, करके देखते हैं। 9 से 9 कट गया, जैसे करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1800। ये कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा सिंपली। तो 1800, 0 से 0 कट गया, ये कितने पे कट गया? 20 पे, ठीक है। 25 × 50 क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर? देखो इजी कैलकुलेशन थी, बस आपको क्या पता होना चाहिए था? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी था। उसके बाद देखो आपको पास क्या दिया है, ओजोनोलिसिस ऑफ विच विल गिव प्रोड्यूस प्रोपेन टू ओन एंड मिथनॉल। तो आपसे क्या बोला गया है? आपने ओजोनोलिसिस करवाई, आपने क्या करवाई? ओजोनोलिसिस। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिला? एक तो मिला प्रोपेन टू ओन, ये वाला स्ट्रक्चर, और दूसरा मिला आपको मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये वाला कंपाउंड। तो आपको बताना है रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ से आप निकाल दो CO2, यहाँ से क्या निकाल दो? O2O2। ठीक है, आप लोग को जब ओजोनोलिसिस डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब देख लेना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसका नाम बताना था आपको बस। तो नाम क्या आ जाएगा इसका? नाम आ जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। नाम क्या आ जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपीन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को जो सारे वीडियो सोल्यूशन है अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगती है, बस आप लोगों ने अगर अपने रिजल्ट को बेस्ट करना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए हमारी। ठीक है, सिर्फ 450 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा इस टेस्ट सीरीज से। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड तो देंगे ही नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो
ये मेरे पास एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। क्या ये मेरे पास कैंडिडेट रिएक्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास देखो ये अल्फा पोजीशन है, इस पे हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है, सॉरी विद लिख दिया ना मैंने, विदाउट लिखना था, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर नहीं है तो ये रिएक्शन शो करेगा। मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैंडिडेट रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे देखो पहला है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो गया। इसकी 1 नंबर पोजीशन पे क्या अटैच है स्टूडेंट्स? मिथाइल ग्रुप अटैच है। 1 नंबर पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया? मिथाइल को। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, तो ये शो करेगा, ये कैनियर रिएक्शन शो करेगा। बेंजल्डिहाइड भी करेगा, मिथेनॉल भी करेगा, बट इथेनॉल नहीं करेगा। इथेनॉल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कैनियर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फेमस कुचरोव रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपने हाइड्रेशन करना होता है, मतलब पानी ऐड करना होता है। कौन सी रिएक्शन है? कुचरोव रिएक्शन। इसमें आपने ऐड करना होता है पानी। तो जब आप पानी ऐड करोगे तो क्या होगा? CH3, यहाँ पे CHOH OH, कुछ इस तरह का स्पीशीज देखने को मिलेगा। फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको पता होना चाहिए एक कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। एक कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा? पानी का रिमूवल। और फाइनली आपको दिखने को क्या मिलेगा? क्या? एल्डिहाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसका एग्जैक्ट देख लो, एग्जैक्ट कैसे होता है ये रिएक्शन। जैसे हमारे पास अल्काइन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई Hg+2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पे हम पहले एक बार पानी ऐड करते हैं, मतलब एक कार्बन पे सपोज कर लो H ऐड कर दिया और एक कार्बन पे हमने क्या ऐड कर दिया? OH। तो ये फॉर्म बनती है जो इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बनती है ये? इनोल। अब इनोल फॉर्म क्या कर जाएगी? टॉटोमराइज। जब ये टॉटोमराइज कर जाएगी तो फाइनली आपको देखने को मिलेगा इसका कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा? कीटो। यहाँ पे एल्डो फॉर्म है। क्लियर? अब देखो अपकमिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसकी रिएक्शन आपको करवाई जाएगी Hg+2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स OH आपने कहाँ पे ऐड करना है, H कहाँ पे ऐड करना है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल होगा? बीच वाली पोजीशन पे ना, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा सराउंडेड कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, वहीं पे हमने लगाना है OH। तो OH कहाँ पे लगेगा? मिडिल वाले कार्बन पे। और साइड वाले पे क्या लग जाएंगे? HH। अब आपको पता है एक कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। तो फाइनली कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। कब मिलता? जब आप ये वाला रिएक्टेंट चूज करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, इसकी नेमिंग पूछी गई है। तो आपको देखो प्लेटिनम से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, पहले हम लिगेंड्स का नेम करते हैं। ये ऑप्शन कट गया। इस लिगेंड का नेम होता है स्टूडेंट्स अमीन। क्लियर? इसका नाम होता है क्लोरो। इसका नाम क्या होता है? क्लोरो। और जो आपके पास दिया है ये वाला कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं क्या? नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइटो। नाइट्रो भी बोल सकते हैं, अगर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होती है तो नाइट्रो, अगर एन के थ्रू होती है नाइट्राइटो। तो अब अगर हम अल्फाबेटिकली चले स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ए वाला, तो अमीन आना चाहिए सबसे पहले, डाईमीन, फिर क्लोरो या क्लोराइडो, एक ही बात है, नाइट्रेटो, फिर प्लेटिनम 2। ये बिल्कुल सही नाम बन रहा है। तो ऑप्शन बी क्यों गलत है? देखो अब आप मुझे बताओ, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड है? अगर इसके ऊपर नेगेटिव होता तो हम यूज करते प्लेटिनेट, क्योंकि ये न्यूट्रल है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, तो हम यूज करेंगे प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। मोलैरिटी पूछी आपसे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं स्टूडेंट्स? आपको 4 मोल दिए, ग्राम दिए। मोलर मास कितना होता है? NaOH का
ग्राम पर मोल। ओवर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 500, लीटर में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 1000। तो ये वैल्यू बनेगी 4/40 इंटू 1000/500, ये 2 पे कट जाएगा, ये 10 पे कट जाएगा, तो 2/10 मतलब 0.2 मोलर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे आपको पता है, आपको मोलैलिटी की जगह यहाँ पे मोलैलिटी दे दिया, चलो कोई नहीं, मोलैलिटी सबके लिए सेम दी है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा आई होगा उतना आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितना आई होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। लॉजिकली समझ पा रहे हो। तो पहले केस में NaOH कैसे टूटता है, Na प्लस एंड OH माइनस, दो आयंस में टूट गया, तो इसका वॉन्टो फैक्टर आ जाएगा 2। Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे वॉन्टो फैक्टर कितना आ जाएगा 3। इसका स्टूडेंट्स NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, वॉन्टो फैक्टर आ जाएगा 2। K प्लस एंड NO3 माइनस, वॉन्टो फैक्टर आ जाएगा 2। तो हाईएस्ट वॉन्टो फैक्टर स्टूडेंट्स किसके लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके आइसोमेरिज्म से है, जो कोऑर्डिनेशन का आपके पास आइसोमेरिज्म होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन के डब्बे हैं, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सिंपल। अब इसमें देखो, इसमें एक Br बाहर है, तो SO4 भी तो बाहर हो सकता है ना, अनायन, तो ये कौन सा शो करेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, A का 4 मैच हो गया, ठीक है, और C का हमारे पास सेकंड मैच हो गया, सॉरी C का सेकंड, हाँ C का सेकंड, A का 4 C का सेकंड, चलो ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड में से होगा। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो हमारे पास B है, B किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, सिस फॉर्म है तो इसकी ट्रांसफॉर्म भी होगी, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो A है, A कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यहाँ पे Cl सेम साइड भी हो सकते हैं, ऑपोजिट साइड भी, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कर सकता है, शो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी का 3 हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियरली हम दो ऑप्शन से ही कर सकते थे इसका, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें आप लोग को बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो मैं आपको दो ऑर्डर इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सेकेंड पीरियड के लिए एंड थर्ड पीरियड के लिए। ठीक है, आप एज ए कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको पता हो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज कम होता है, अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ चेंजेस आते हैं ऑर्डर में। जैसे अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हम लिखें, सबसे पहले क्या होता है, लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हमें लगता है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स दो चेंजेस आते हैं। कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं, अगर हम बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, और अगर हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है 2s2 2p3। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
अब ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिवली स्टेबल होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है मुश्किल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है मुश्किल। तो इन दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हो जाती है इंटरचेंज। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड जो चेंज आता है वो होता है हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। देखो नाइट्रोजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हाफ फील्ड। अगर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी अपने साथ वाले से क्या हो जाता है इंक्रीज। बस जो चेंज आता है अपने साथ वाले के साथ आता है। क्लियर। तो अब फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, फाइनल ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, लिथियम की सबसे कम, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी, तो बेरिलियम आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट क्योंकि चेंज आ गया तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा। बाकी ऑर्डर एज इट इज़ क्या होगा फॉलो। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉर द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का परफेक्ट ऑर्डर है। क्लियर। सेम चीज़ एप्लीकेबल है इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में मेंबर्स कौन से आएंगे, सोडियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन और देन आर्गन। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें एंड पे आएगा 3s2, और जो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3s2 3p3। तो यहाँ पे भी दो चेंज हो जाएंगे, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की। फॉस्फोरस और सल्फर में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सल्फर की। तो सॉरी फॉस्फोरस की। तो ऑर्डर क्या बनेगा, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, देन आर्गन। क्लियर। और यही ऑर्डर आपसे पूछा गया है, कोई आपसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका ऑर्डर पूछ लिया है, तो आप मैच कर लीजिए। क्लोरीन और आर्गन तो उसने इंक्लूड ही नहीं किया है, तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस क्यों चाहिए फिर, तो देख लो सल्फर वाली ऑप्शन से तो ये वाला आंसर बेटर लग रहा है। ठीक है ना। तो आप परफेक्टली ऑर्डर मैच कर लीजिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। कोई भी आपको 4-5 एलिमेंट दे देगा, उनका ऑर्डर पूछ लेगा। मैंने तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आपने करना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है अल्कोहल को उसने एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज किया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को उसने ऑक्सीडाइज किया है एल्डिहाइड के अंदर। अब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कौन ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास पीसीसी, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक होता है स्टूडेंट पीडीसी, एक हम यूज़ करते हैं कॉपर एड 573 केल्विन, ये भी ऑक्सीडेशन के काम आता है। क्लियर। और एक रिएजेंट होता है CrO3 इन एसीटोन। ये सभी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड के अंदर। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ऑप्शन में देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा, पीसीसी। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या फुल फॉर्म होती है पीसीसी की, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पीडीसी की होती है पोटाशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीसीसी की होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और जो आपके पास पीडीसी है ये होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड ऑलवेज आपने टिक करना है पीसीसी। अगर आपको ऑप्शन में पीडीसी भी दिया हो और पीसीसी भी दिया हो, तो बेस्ट मेथड आपने टिक करना है स्टूडेंट पीसीसी। जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, पीसीसी। बेस्ट मेथड क्यों होता है बेस्ट मेथड, क्योंकि पीसीसी से जो यील्ड मिलती है, पीसीसी से जो यील्ड मिलती है वो क्या होती है, बेस्ट होती है। मतलब जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। क्लियर। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 143 बहुत ही आसान सा है कि हमारे पास क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड देयर स्पिन इज ऑपोजिट। तो ये किसने बोला था, ये हमारे पास क्या है, देखो ऑफ बाउ तो एनर्जी से रिलेटेड है,
कि हमने ऑर्बिटल्स को फिल करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हुम्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और पॉली क्या बोलता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। मतलब एक डब्बे में अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों के क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, इसीलिए दोनों क्या होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका था स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 144, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लोग को पता होगा जो नियोन है, नियोन वो क्या है, एक नोबल गैस है। नोबल गैस के कंपाउंड्स जनरली हमें एग्जिस्ट नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो वो सिर्फ जिनोन के मिलते हैं। नोबल गैस में किसके कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनोन के। जिनोन के कंपाउंड्स मिलते हैं विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बट नियोन के कंपाउंड्स नहीं मिलते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, ठीक है, हमने वाटर वेपर्स को क्या मान लिया, परफेक्ट गैस मान लिया। मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। देन इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल वाटर इनटू आइस इज। तो स्टूडेंट इसमें देखो आपने किसका कन्वर्जन देखना है, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इनटू आइस। तो आपके पास वाटर है, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने आइस में, ये लीजिए, ये मैंने आइस मतलब सॉलिड। तो आप मुझे बता सकते हो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा। देखो ना तो हम सॉलिड को कंसीडर करते हैं डेल्टा एन जी में, ना ही लिक्विड को, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा यहाँ पे 0। और आपके पास एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आप या इसका दूसरा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब क्योंकि डेल्टा एन जी तो 0 है, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, 41 किलो जूल, तो डेल्टा यू भी कितना आ जाएगा, 41 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 146, इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन, तो उस केस में हमारे पास जो डेल्टा टी बी है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्यों होगा, देखो इसका समझ, जब भी हमारे पास इथेनोइक एसिड होता है, ये इथेनोइक एसिड है, ये तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये इथेनोइक एसिड है, ये पानी में क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। पानी में क्या कर जाता है, डाइमराइज। ये देखो ये पानी में दिखा रहे हैं हम इसकी डाइमराइजेशन, ये पानी में हो गया डाइमराइज। अगर पानी में या बेंजीन में, ठीक, इसमें डाइमराइज होता है, बेंजीन के अंदर डाइमराइज हो जाता है। जब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बन जाए तो उस केस में बॉन्ड इफेक्ट होता है आई इज इक्वल टू हाफ। अगर आई हाफ हो गया तो आपको पता है डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। तो अगर आई हाफ हो जाएगा तो डेल्टा टी वी भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा टी वी ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 147, इसमें आपको बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है, आपको पता है जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्टेबल होता है, बट फ्लोरीन में रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। तो फ्लोरीन 3rd नंबर पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन और लास्ट पे आता है आयोडीन। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है, क्लास में आपको एज इट इज पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपको 4 कंपाउंड्स दिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो आपको सबसे पहले जब भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले देखना है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो आपने चेक करनी है ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर आप लोग को ध्यान रखने हैं। पहला फैक्टर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग।
अब जैसे देखो पहला कंपाउंड है एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है। एन ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये देखिए बनाया हुआ है किसी का, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पहले वाले से, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा कार्बन एटम है। फिर है थर्ड पेंटेन, फिर है हमारे पास 2,2, ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन। पहली बात सबसे कम तो ए का हुआ, सबसे कम किसका होगा? ए का। सबसे कम ए का क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज ए का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। अब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, मतलब सी का। उसके ब्रांचिंग इसमें कम है तो बी का, इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा है तो डी का। सबसे कम किसका हो जाएगा? ए का, क्योंकि ए का तो मॉलिक्यूलर मास ही क्या है? सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखो